हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज का हमारा साइंस का जो क्लास है वो क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 सेशंस हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो हम सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं साइंस की, जिसका नाम है विज्ञान विजय सीरीज़, ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि अगस्त में 20 अगस्त जिसकी डेट है। उसके अलावा DSSB, TGT, अगर आपका नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है, या फिर UP TGT PGT आप साइंस से देने वाले हैं। बिहार की जो वैकेंसी आई है, बहुत बम्पर वैकेंसीज़ है, उसमें आपका सब्जेक्ट अगर साइंस है वहाँ पर। इसके अलावा UP टेट, सुपर टेट, यानी कि जहाँ पर भी आपके पास साइंस पूछी जानी है उस सबके लिए सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज MCQs डिस्कस करते हैं। फिजिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करने के बाद। और अब केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हो चुका है और आज हम चैप्टर 2 और थर्ड की बात करेंगे, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड, और थर्ड चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इस सेशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आपने, अगर आप साइंस के एस्पिरेंट हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आपको साइंस पढ़नी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको सिर्फ यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। अब बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु यानी कौन सा एटम का भाग नहीं है। इजी क्वेश्चन है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन में से कौन सा एटम का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से ऑप्शन मार्क पढ़ने के बाद अपना आंसर मार्क करिएगा और फिर चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। बताइए एटम का भाग इनमें से कौन सा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एटम के यानी कि परमाणु के पार्ट, जबकि जो फोटोन है वो इसका राइट आंसर है, वो एटम का भाग नहीं होता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है। एक ही प्रकार का एटम यानी कि परमाणु इनमें से किस में मिलेगा, खनिज यौगिक में, प्राकृतिक तत्व में, या फिर खनिज मिश्रण में। ये आप बता सकते हैं कि खनिज यौगिक भी एक मिश्रण होता है, खनिज मिश्रण भी एक मिश्रण होता है, जबकि जो प्राकृतिक तत्व है उसमें आपको एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 कहता है, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी। ठीक है, जो परमाणु वाला नाभिक है उसकी खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और राइट आंसर आपको करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता होगा 100%। तो परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, परमाणुवीय नाभिक की खोज, न्यूक्लियर एटम की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। 4 कहता है, जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा में क्या चेंज आता है। जब 2 एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है तो जो प्रणाली समुदाय है उसकी ऊर्जा में क्या चेंज आता है, ये आपको बताना है। 4th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 4th के अगर मैं राइट आंसर की आपसे बात करूं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटती है। तो जब भी 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसकी जो समुदाय की पूरी ऊर्जा होगी वो कम हो जाएगी। बॉन्ड बनने से एटम के बीच की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, घट जाती है। 4th का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आपसे कहता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मेंशन भी है कि किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं पूछा गया। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की, या फिर सभी की संख्या। 5th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी भी तत्व के जो केमिकल क्वालिटीज़ होती हैं, रासायनिक गुण होते हैं, वो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तय करते हैं। क्या तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है, यानी कि तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता इक्वल टू क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और राइट आंसर आपको बताना है। तो तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता बराबर होता है परमाणु भार के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तुल्यांकी भार
और संयोजकता का गुणनफल होता है परमाणु भार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध हैं। यानी कि जिसमें कैसे बॉन्ड है, आयनी आयंस बॉन्ड भी हैं, सहसंयोजक भी हैं और उप सहसंयोजक बॉन्ड्स भी हैं, तीनों हैं। इनमें से वो यौगिक आपको बताना है। 7th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, NH4Cl। NH4Cl में आयनी आबंध भी है, सहसंयोजक भी है और उप सहसंयोजक भी है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण से होता है? जो पुरानी किताबें हो जाती है उनका पेपर ब्राउन यानी कि भूरा हो जाता है, वो किसके कारण से होता है? 8th का राइट आंसर आपको करना है। तो पुराने कागज़ हैं वो भूरे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। सेलुलोज क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन नंबर डी 8th का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण वो जो पेपर है वो भूरा यानी कि ब्राउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे और 9 की बात करेंगे बाद में, बिकॉज यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपसे पहले में परमाणु का भार पूछा है और दूसरे में पूछा है ऑक्सीकरण की संख्या। पहले हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम क्या है आपके पास? केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला क्वेश्चन है एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघटय होता है वो क्या होता है? कार की बैटरी में। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कार की बैटरी में यूज़ होने वाला विद्युत अपघटय कौन सा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कार की बैटरी में यूज़ होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कार की बैटरी में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कार की बैटरी में होता है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, शेवर आदि साधनों में प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है? यानी कि टॉर्च की लाइट में और शेवर जिसे शेव करते हैं उसमें उसकी जो बैटरीज होती हैं उनमें इलेक्ट्रोड के रूप में इनमें से क्या होता है? आपके पास ये देखिए राइट साइड में 4 ऑप्शन है और आपको सही आंसर बताना है। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर चाहे टॉर्च की लाइट की आप बात कर लीजिए या फिर शेवर की बात कर लीजिए, उसमें होता है इलेक्ट्रोड के रूप में निकल और कैडमियम। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकल और कैडमियम होता है इनकी बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में। किनकी बैटरियों में? टॉर्च की लाइट और शेवर की बैटरीज में निकल और कैडमियम आप याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ठीक है, तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो चूने का पानी होता है, लाइम वाटर होता है, वो क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज जो होता है या फिजिकल रिएक्शन जो होती है, तो उसका आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है। भौतिक परिवर्तन का 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ लीजिए। ठीक है, फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए भौतिक परिवर्तन इनमें से क्या है? पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का मिल जाना, घुल जाना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि दूध से दही बनना केमिकल, मोमबत्ती का जलना, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना सब केमिकल रिएक्शंस हैं, जबकि पानी में चीनी का घुल जाना एक भौतिक परिवर्तन है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या वो जल का वाष्प में परिवर्तित होना कैसा परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक या फिर जैविक? फिफ्थ क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना है। तो देखिए जल का वाष्प में चेंज होना, वेपर में है ना, वाटर का वेपर में चेंज होना भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है और जल का वाष्प में बदलना भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 आपसे कहता है निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अब आपसे केमिकल चेंज की बात करिए, रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है? यानी कि कोई एक ही होगा जो रासायनिक परिवर्तन होगा, तो फटाफट से 6th का आंसर आपको बताना है। पढ़िएगा 4 ऑप्शन। 6 का राइट आंसर अगर मैं आपको बताऊं
होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। जब सब्जियों को पकाते हैं वो मुलायम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, ये एक केमिकल चेंज है। बाकी इनमें से कोई और केमिकल चेंज नहीं है। तो सब्जी को जब पकाते हैं वो हो जाती हैं मुलायम यानी कि सॉफ्ट, तो वो एक केमिकल चेंज होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है या है। यहाँ पे फिर से केमिकल चेंज के बारे में आपसे पूछा है। रासायनिक परिवर्तन इन तीनों में से कौन कौन से हैं, ये फटाफट से आपको आंसर करना है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दुग्ध आस्कंदन, इनमें से क्या केमिकल चेंज है। 7th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल थर्ड, दुग्ध का आस्कंदन होना एक केमिकल चेंज है। इनमें से सिर्फ थर्ड ऑप्शन सही होगा, केमिकल चेंज होगा दुग्ध का आस्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जब जल का अपघटन होता है तो जो एनर्जी होती है वो किस रूप में उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है। 8th का राइट आंसर बताइए। तो 8th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। जल के अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा यानी कि हीट के रूप में, जब जल का अपघटन आप करेंगे तो ऊर्जा हीट के रूप में बाहर आएगी, ऊष्मा के रूप में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 आपसे कहता है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या चेंज आता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन हर बार एग्जाम में आता है क्योंकि लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। आप बताते हैं कि कोई कहता है वही रहता है, कोई कहता है कम हो जाता है, कोई कहता है बढ़ता है। तो जंग लगने पर लोहे के भार में क्या चेंज आता है ये बताइए। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। जब लोहे पर जंग लग जाएगा उसका भार बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेगा कि जब हम एक पानी के ग्लास में बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं तो जब वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाता है, पानी बन जाता है, तो उसके आयतन में, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। क्या वो ज़्यादा जगह लेगा, उतनी ही स्पेस में रहेगा या कम लेगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। 9th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 10th पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण से होता है। और हम इसका आंसर जो है वो पढ़ चुके हैं, आगे इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कागज़ भूरा हो जाता है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 कहता है निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन नहीं है, आपसे पूछा है। 11 का राइट आंसर क्या होगा। कागज़ का जलना, भोजन पकना, पानी का भाप में बदलना, कोयले का जलना। हमने अभी पढ़ा है कि जब जल वाष्प में बदलता है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल रिएक्शन होती है, फिजिकल चेंज होता है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं जबकि भौतिक अभिक्रिया है। 11 का सी राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। शुष्क सेल जिसे बैटरी कहते हैं उसमें निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में यूज होता है। बैटरी में इनमें से किन विद्युत अपघट्यों का यूज किया जाता है। 12 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 12 का राइट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो होगा ऑप्शन नंबर ए। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड अपघट्य के रूप में होते हैं। याद रखिएगा, बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम और जिंक क्लोराइड, अमोनियम याद रखिएगा और जिंक याद रखिएगा, इसमें अपघट्य के रूप में होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर। 13 कहता है कि कथन है और एक कारण है, आर्ग्यूमेंट है और रीजन है। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती, क्यों। क्योंकि शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अब बताइए दोनों क्या सही है या इनमें से एक सही है या दोनों गलत हैं। 13 का राइट आंसर क्या होगा। 13 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका मतलब ये है कि शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो शुष्क सेल होता है उसको आप आवेशित या चार्ज नहीं कर सकते, जबकि आर आप पढ़िए मत क्योंकि ये गलत है। पढ़ते हैं नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन पर 14। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। सूखा सेल है एक, उसमें कौन सी एनर्जी होगी। 14 का राइट आंसर करिएगा। यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या विद्युत चुंबकीय।
14 का आपको राइट आंसर करना है। क्या होगा, तो जो सूखी सेल होगी उसमें कौन सी एनर्जी होगी, उसमें केमिकल एनर्जी होगी यानी कि रासायनिक ऊर्जा होगी। याद रखिएगा, सूखी सेल में कौन सी एनर्जी आपको मिलेगी, रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी। उम्मीद है मुझे आज का सेशन और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे और आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। अब किसी भी एग्जाम में कहीं भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आप डेफिनेटली इनको कर पाएंगे, लेकिन 1 से 2 बार आपको रिवीजन करना भी इनका ज़रूरी है। तो चाहे आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर यहीं से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी भी क्वेश्चन को, चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करते हो, आपको कहीं ना कहीं उसमें कन्फ्यूजन रह जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पर जाकर भी आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जाने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और जाने से पहले बस इस लिंक को आपने अपने टेलीग्राम और फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। जो आपके स्टडी ग्रुप्स हैं केवल उनमें आप इस लिंक को शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह से आगे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। चैनल पर विजिट ज़रूर करिएगा। फिजिक्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, केमिस्ट्री करने के बाद हम बायोलॉजी को शुरू करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। बढ़ते हैं आज के सेशन के एंड की ओर, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।